नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट ऐड के इस सीरीज में। तो आज ट्रांसफार्मर के आखिरी लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की। तो आपको बता दें, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, सबसे पहला सवाल तो ये आपके मन में आता होगा कि ट्रांसफार्मर टेस्टिंग क्या है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। भाई, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग मतलब सिंपली ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना, ठीक है। जिस तरह से हम दूसरे मशीन्स को टेस्ट करते हैं, कुछ उसी तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर की भी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते क्यों है। तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं उसमें लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। बेसिकली हमें यह डिटरमाइन करना होता है कि इस ट्रांसफार्मर में कितना लॉस होता है, ठीक है, इसके सीरीज और शंट पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए। अब आपको बता दें कि सीरीज और शंट पैरामीटर क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को ना जाने कितने बार देखा है। तो उसमें हमने क्या देखा है कि भाई एक हमारा प्राइमरी साइड होता है, कुछ इस तरह से होता है। वहां पे हमारे दो शंट पैरामीटर होते हैं, एक हमारा इंडक्टेंस, एक हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों शंट पैरामीटर होते हैं हमारे, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे हमारे प्राइमरी वाइंडिंग, और इस तरह से फिर हम चल जाते हैं सेकेंडरी साइड में। तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और इसके अपने कुछ सीरीज पैरामीटर, देन शंट पैरामीटर। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इसके सीरीज पैरामीटर्स होते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम लोग इस शंट पैरामीटर को डिटरमाइन करना चाहते हैं। हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं। क्यों डिटरमाइन करना चाहते हैं? क्योंकि यही सब वो पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर में लॉस करते हैं, जो हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। देखिए, हमने आपको एफिशिएंसी वाले लेक्चर में बताया है कि ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा मशीन है, ऑल्दो इसकी एफिशिएंसी तक 99% होती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम वो 1% भी क्यों लैग हो रहा है, उसको भी अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर 99.999% की एफिशिएंसी दे। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर की करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉस कितना हो रहा है, इसके पैरामीटर्स हमारे कितने लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज का लेक्चर तो वैसे भी रोचक होने वाला है हमेशा की तरह, लेकिन ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी चीज है, आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। तो इसको हम जल्दी ही निपटा देंगे, तुरंत एकदम खत्म कर देंगे। तो आइए फटाफट से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। हाँ, नोट्स से मुझे याद आया कि मैं इन सारे PDF को आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देता हूँ। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाता है उस पर उसको एक्सेस करके नोट्स डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, थोड़ा देर होता है लेकिन आपको मैं वहीं पे अवेलेबल करवा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि ये टेस्ट हम कितने प्रकार के करते हैं। तो भाई दो तरह के ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मुझे मालूम है कि अभी आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया। तो मैं क्या करता हूं कि आपको पहला टेस्ट समझाता हूं। देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट जो हमारा है ना, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसके लिए, चलिए कोई खाली सा स्लाइड ले लेता हूं। अच्छा, ओपन सर्किट जो हमारा टेस्ट है, इसको जरा समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे ट्रांसफार्मर में दो साइड होता है, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, मुझे मालूम है, ये आपको पता होगा। लेकिन इसके अलावे भी एक हमारा होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर साइड की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर को हम एज ऑलवेज TF से दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर में दो साइड, एक हमारा हाई वोल्टेज साइड, एक हमारा लो वोल्टेज साइड, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या करता है तो ये हमारे वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। यानी कि दो साइड इसके होंगे, एक तो हमारा हाई वोल्टेज साइड और दूसरा हमारा लो वोल्टेज साइड। बात क्लियर है यहां तक? आप मान सकते हैं, भाई मानना क्या, अगर बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, अगर बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, तो वोल्टेज को हाई करता है, लो से हाई में कन्वर्ट करता है। तो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो हमारा प्राइमरी साइड होगा, PS में लिख देता हूं, और जो हमारा सेकेंडरी साइड होगा SS लिख देता हूं। तो आप मुझे यह बताइए कि प्राइमरी साइड कैसा होगा।
तो भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लॉजिकली देखा जाए तो प्राइमरी साइड हमारा लो वोल्टेज होना चाहिए और सेकेंडरी साइड हमारा हाई वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि ये लो टू हाई में कन्वर्ट करता है ना अल्टीमेटली। और इसी के विपरीत सारी चीजें हम स्टेप डाउन के लिए ले लेंगे। स्टेप डाउन के लिए हमारा कैसा होगा, स्टेप डाउन के लिए हमारा इसके विपरीत होगा, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी साइड होगा वो हमारा हाई वोल्टेज साइड होगा और जो हमारा प्राइमरी साइड होगा वो हमारा लो वोल्टेज साइड होगा। ठीक है, और हाई टू लो में ये कन्वर्जन करता है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड, मेरे ख्याल से इस चीजों में आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। खैर, तो हम आ जाइए कि हम मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। भाई ट्रांसफार्मर में जो इसकी वाइंडिंग होती है, सबसे पहले तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट को हमें समझना होगा। तो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सीरीज शंट पैरामीटर, ठीक है, कुछ ये हमारे शंट पैरामीटर ये होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है ना, इस तरह से हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग और यहाँ पे हमारे सीरीज पैरामीटर। बात करें अगर ओपन सर्किट टेस्ट की, ये तो सिंपल एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ओपन सर्किट टेस्ट की, तो ये पहला टेस्ट है ट्रांसफार्मर का जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें हम लोग लो वोल्टेज साइड पे हम लोग टेस्ट करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को हम लोग ओपन सर्किट छोड़ देते हैं। हाई वोल्टेज साइड में कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं और लो वोल्टेज साइड में ऑफ कोर्स हम लोग कुछ कुछ कनेक्ट कर रहे होंगे। अभी मैं बता दूंगा कि हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हाई वोल्टेज साइड में हम लोग जनरली कनेक्ट करते हैं एक वोल्ट मीटर। ठीक है, सॉरी, लो वोल्टेज साइड में हम लोग जनरली कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर और हाई वोल्टेज साइड को ओपन छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, ये आप समझते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या कनेक्ट करते हैं, तो भाई और हम कनेक्ट करते हैं एक हमारा अमीटर। मैं किसी और कलर से आपको दिखाता हूं। एक हमारा कनेक्ट होता है यहाँ पे अमीटर। ठीक है, और क्या कनेक्ट होता है, तो भाई एक और कनेक्ट होता है हमारा वॉट मीटर। तो वॉट मीटर को हम जनरली जो दिखाते हैं, ठीक है, वॉट मीटर को जो हम लोग दिखाते हैं वो आरएल सर्किट से दिखाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आरएल सर्किट ही बनाएं। तो कुछ इस तरह से हमारा आरएल सर्किट होता है अगर वॉट मीटर की बात की जाए तो। ठीक है, इस तरह से हमारा वॉट मीटर का आरएल सर्किट होता है। ये हमारा वॉट मीटर का, बात समझ में आ गई। अब देखिए कि अब और थोड़ा आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको जो हम लोड देते हैं ना, बेसिकली ये हमारा लोड का साइड है ना, लोड का साइड है। तो भाई लोड तो देना पड़ेगा ना, हमें लोड देना पड़ेगा। तो हम लोग लोड देंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर से लोड देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग वेरियाक भी बोलते हैं, VARIAC। वी मैं लिख देता हूं। लोड हम लोग किस चीज से देंगे, तो VARIAC। देखिए VARI मतलब वेरिएबल, VARIABLE वेरिएबल, और इस AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जो हमारा वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे दे वही हमारा वेरियाक है। ठीक है, वेरिएबल AC इसको हम लोग कहते हैं और शॉर्ट में वेरियाक लिखते हैं। अच्छा, ये कौन सा डिवाइस होता है, तो भाई ये ऑटो ट्रांसफार्मर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है वो किस तरह से होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और इस तरह से हम दिखाते हैं इसके टैपिंग को। इस तरह से हम लोग इसके टैपिंग को दिखाते हैं और ये टैपिंग हमारा यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हमारा ये टैपिंग जो होगा यहाँ पे इससे कनेक्टेड होगा और ये इंड हमारा यहाँ इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, तो मैं लिख दूंगा कि ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप लोग को आगे पढ़ना भी है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली आपके स्पेशल मशीन वाले में ऑटो ट्रांसफार्मर मेंशन है, आप देख लेंगे, उसमें आपको पढ़ना है। अच्छा, बात यहाँ पे कर लेते हैं आगे सर्किट पे हम। देखिए
बाकी सर्किट सेम रहेगा, हमारा टर्मिनल ओपन रहेगा। अच्छा, एक बात आप जान लीजिए, शॉर्ट सर्किट पाथ का, जब पाथ हमारा शॉर्ट सर्किट होना इलेक्ट्रिकल पाथ, तो भाई हम लिख ही देते हैं, इसको बोलने से अच्छा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो भाई देख लीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर पाथ शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो उस पाथ में जो हमारा वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज हमारा शॉर्ट सर्किट पाथ में अगर वोल्टेज कहें तो वोल्टेज जीरो होता है, वोल्टेज जीरो होता है और करंट हमारा इन्फिनिटी होता है। अब ये रटने वाली चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है, इसको आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हैं। और ओपन सर्किट में बात करें तो ओपन सर्किट में देखिए हर इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है, ये इमेजिनरी चीज है, तो हर चीज कुछ ना कुछ फाइनाइट तो होता ही है। तो हम लोग कैलकुलेशन में मान लेते हैं कि इन्फिनिटी होता है। ओपन सर्किट में हमारा उल्टा होता है कंडीशन, यहाँ पे वोल्टेज इन्फिनिटी और करंट जीरो, ठीक है। मैं इसको घेर देता हूं ताकि ये इसको आप ध्यान में रखें, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। अब देखिए ना, यहाँ पे कोई पाथ ही नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक करंट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल पाथ एकदम ओपन है, ओपन सर्किटेड है। तो इस पाथ में यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग कंडक्टर लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये सारे तो कंडक्टर है ना, लेकिन इस बीच में क्या है, इस बीच में है एयर, और एयर हमारा होता है इंसुलेटर, ये हमारा हो जाता है इंसुलेटर। तो आप बताइए ना, इंसुलेटर में क्या वोल्टेज हमारा ट्रांसफर होगा, इंसुलेटर में हमारा वोल्टेज हाई हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसी वजह से हमारा इस ओपन सर्किट पाथ में वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट पाथ में वोल्टेज एकदम लो हो जाता है। क्योंकि पाथ अगर शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि हमारे करंट को पुश करता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट है, और वोल्टेज उसको पुश करने वाला फोर्स है, ठीक है। अगर बेसिक आपकी क्लियर है तो मैं ये सारी चीज़ों को दोहराना नहीं चाहूँगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ओपन सर्किट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे वाट मीटर लगा देंगे रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ पे ए मीटर लगा देंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब क्या है कि इस पाथ में तो हमारा कोई भी करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या, इन ओपन सर्किट में अगर करंट की बात करें तो करंट जीरो ना, ओपन सर्किट में, यहाँ देखिएगा ओपन सर्किट में करंट कैसा रहेगा, करंट जीरो रहेगा, ओपन सर्किट में करंट कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। तो ओपन सर्किट में हमारा करंट नहीं जाएगा, तो ये सारा पाथ में करंट जीरो हो जाएगा। देखिए हम आपको बहुत गहराई से समझा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा बेसिकली कौन सा करंट, I2 मान लेते हैं, तो I2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, I2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे पाथ ओपन है, आगे कोई कंडक्टर नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है, तो जो बेसिकली हमारा करंट, नो लोड करंट जो है, जो इस शंट पैरामीटर में जाता है, जिसको हम लोग I0 कहते हैं, वही I0 नो लोड करंट इधर भी जाएगा, ठीक है। बेसिकली करंट तो देखिए, ट्रांसफार्मर से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे देखिए नो लोड का कंडीशन है, नो लोड का कंडीशन है। अब नो लोड का कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। नो लोड में क्या होता है कि नो लोड में हमारा कोई भी करंट यहाँ पे नहीं जाता है, तो हमारे सर्किट में, हमारे ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट विच इज I0 करंट फ्लो हो रहा होता है। इस I0 करंट को ही हम लोग फ्लो करवा रहे होते हैं, और ये करंट बहुत ही छोटा होता है। ये करंट 2 to 4%, 2 से 4%, 2 to 4% और 3 to 5%, हम 3 to 5% लिख के चलते हैं, ठीक है, 3 to 5% ऑफ फुल लोड का होता है। यह फुल लोड का 3 to 5% होता है, 3 से 5% होता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि इसमें करंट बहुत कम प्रवाहित हो रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी शंट में रेसिस्टेंट होते हैं, उसको हम इस नो लोड करंट से, इस ए मीटर से नो लोड करंट का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, और उससे मल्टीप्लाई करके हम लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया किस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट इतना इफेक्टिव है अगर हम लॉस को मतलब कैलकुलेट करना चाहें। अच्छा, कौन कौन से पैरामीटर को ये हमको कैलकुलेट करवा देगा, तो भाई ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला पैरामीटर X1
ऊपर से R1 को भी कैलकुलेट करवा सकता है, यानी कि रिएक्टिव इंडक्टेंस रेसिस्टेंस को भी कैलकुलेट करवा देगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी। अच्छा, अब हम लोग दूसरे टेस्ट पे चलते हैं जो कि हमारा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मेरा ख्याल है कि इसको आपने समझ लिया होगा। तो इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे चलने से पहले हम कुछ यहाँ पे जो आपके लिए लिख के लाए हैं उस पर जरा सा गौर कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली वही सारी बातें हैं जो हम आपको बता चुके हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो लोड टेस्ट, क्योंकि लोड तो है ही नहीं, हमने आपको दिखाया। ऑफ ट्रांसफार्मर इट इज यूज टू फाइंड कोर लॉस एंड आयरन लॉस। हमने आपको बताया कि भाई कौन कौन से पैरामीटर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप आर रेसिस्टेंस वाले पैरामीटर को, इंडक्टेंस वाले पैरामीटर को, यानी कि अगर हम कोर लॉस की बात करें तो वो हमारा रेसिस्टिव, आयरन लॉस हमारा रेसिस्टिव पैरामीटर के साथ डील करता है और कोर लॉस हमारा रेसिस्टिव पैरामीटर, इंडक्टिव पैरामीटर के साथ डील करता है। तो हम दोनों को ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट संट ब्रांच पैरामीटर। अब संट ब्रांच के पैरामीटर कौन कौन है? तो संट ब्रांच के पैरामीटर हैं X1 और हमारा R1, ठीक है। तो इन दोनों को भी डिटरमाइन करवाने में हमारी मदद करता है। द नो लोड कंपोनेंट IW, द नो लोड कंपोनेंट IW एंड IM। अब IW क्या है भाई? तो ये आप सब जानते हैं कि ये हमारा है वर्किंग करंट, वर्किंग करंट, जो कि हमारा कहां पे लग रहा होता है? X1 के पास, ठीक है। वर्किंग करंट, सॉरी ये X1 के पास नहीं, R1 के पास लगता है, सॉरी भाई, ये R1 के पास लगता है, ठीक है। और ये हमारा है मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। अच्छा, ये कहां पे लग रहा होता है? तो भाई ये X1 के पास लग रहा होता है। ये आप लोग जानते हैं, आप लोग शुरू से ही सर्किट को इतने अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसमें भी तो कितना सही से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं ये सारी बेसिक चीजें, ठीक है। फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू लो वोल्टेज साइड। हमने आपको क्या बताया? इस टेस्ट को हम लोग करते हैं लो वोल्टेज साइड, ठीक है। और लो वोल्टेज साइड स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सा साइड होता है? प्राइमरी साइड। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी साइड हमेशा लो वोल्टेज साइड होता है। ऐसा होता तो हम यहाँ पे सीधे प्राइमरी साइड ही लिखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांसफार्मर बदला तो साइड भी बदल जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पहले आपको ये पता कर लेना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई लो वोल्टेज साइड कौन सा है, हाई वोल्टेज साइड कौन सा है। खैर, आगे हमने इसके प्रोसीजर्स को लिख दिया है कि भाई क्या प्रोसीजर है इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो द हाई वोल्टेज साइड HV साइड इज केप्ट ओपन सर्किट। आप सबने देखा किस तरह से हमने किया, हाई वोल्टेज साइड को हमने ओपन सर्किट रख दिया था। द रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड में हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो कि रेटेड होता है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। द रेटेड वोल्टेज इज सप्लाइड थ्रू एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो कॉल्ड वेरिएक, जिसको हम लोग वेरिएबल AC भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल AC सप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग सेमी प्रोसीजर है क्या? अच्छा, तो कुछ और लाइन है, तो ये सब भी आप पढ़ लेंगे। द हाई वोल्टेज साइड इज केप्ट ओपन सर्किटेड, बेसिकली वही सारी बातें हैं, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, वोल्ट मीटर एंड अमीटर इज नोटेड। अच्छा, इसके रीडिंग को नोट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शॉर्ट सर्किट पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी निपटा देना है तो ट्रांसफार्मर हमारा फाइनली खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, इट इज यूज टू फाइंड द सीरीज ब्रांच पैरामीटर। अब तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर हम लोग फाइंड करेंगे। इट इज ऑलवेज performed at rated current and rated frequency. This test is always preferred from high voltage side. अब इस टेस्ट को हम लोग हाई वोल्टेज साइड से करेंगे। करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज है, वही सारी चीजें सेम रहेंगी, बस हम लोग साइड बदल लेंगे, ठीक है। तो भाई इस टेस्ट को हम लोग किस साइड करेंगे? तो इस टेस्ट को हम लोग करेंगे हाई वोल्टेज साइड। ध्यान रखेंगे, हाई वोल्टेज साइड, वोल्टेज साइड, ठीक है। अच्छा, हाई वोल्टेज साइड
मैं ये भी लिख ही दूंगा। हाई वोल्टेज साइड स्टेप अप में कौन से साइड में होता है और स्टेप डाउन में कौन से साइड में होता है, कमेंट में लिख के बताइए। स्टेप डाउन में कौन सा साइड होता है, जल्दी से कमेंट में लिखिए। अच्छा, स्टेप अप में हमारा होता है सेकेंडरी साइड, स्टेप डाउन में हमारा होता है प्राइमरी साइड। ठीक है, जो लोग सही सही लिखे हैं उनको बधाई मेरी ओर से। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, सर्किट बनाते हैं फटाफट से। सर्किट बनाइए ट्रांसफार्मर का हमारे साथ सर्किट बनाइए। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम प्राइमरी साइड को शॉर्ट सर्किट छोड़ देंगे। अब बेसिकली आप बना भी सकते हैं ये सारे शंट पैरामीटर, लेकिन नहीं भी बनाए तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको सारा चीज़ हाई वोल्टेज साइड में करना है। तो बेसिकली ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं, ये हमारा लो वोल्टेज साइड हम पहले लिख देते हैं। ये हमारा लो वोल्टेज साइड है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी लिखेंगे तो फिर होंगे आप कंफ्यूज। ठीक है, अब हम बनाते हैं हाई वोल्टेज साइड। अच्छा, हाई वोल्टेज साइड में अब बताइए किस तरह से कंपोनेंट को अरेंज किया जाए। तो जिस तरह से हमने वहां पे किया था एज इट इज हम कंपोनेंट को अरेंज करेंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है, ये हमारा एमीटर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको वॉट मीटर को दिखाएंगे। तो वॉट मीटर को हम लोग दिखाते हैं आरएल सर्किट के साथ। तो चलिए एल बना लेते हैं और ये हमारा बेसिकली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, सप्लाई किस चीज से देंगे, वेरिएबल एसी सप्लाई किससे देते हैं भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर से। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, पढ़ने के लिए है शायद, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बना लेंगे और इसके इस टर्मिनल को हम लोग इससे अटैच कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में करते क्या है, बहुत सिंपल मशीन है, मैं बता ही देता हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा क्यों, वैसे भी आगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पे तो हम पढ़ेंगे। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में ना इस तरह से पूरा वाइंडिंग किया हुआ है ना, जिस तरह से ये सारे ट्रांसफार्मर में किया हुआ रहता है उसी तरह से यहाँ पे भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टैपिंग। टैपिंग क्या होता है, मतलब हम पूरे कंप्लीट वाइंडिंग को कवर नहीं करते हैं, हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो है ना हमारा, ये मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये रेगुलेटर है, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा रेगुलेटर है, लिख देता हूं, ये हमारा रेगुलेटर है, इसको मैं ऊपर नीचे करके रेगुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो हमारा मन होगा अगर हम इस कंप्लीट वाइंडिंग को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो हमारा बेसिकली मैं कहूँ तो तब हमारा ये कंप्लीट वाइंडिंग यूज में आ रहा होगा। अभी हमने इसको नीचे कर दिया है तो हमारा इतना ही वाइंडिंग यूज में आ रहा है, हमारा इतना ही वाइंडिंग यूज में आ रहा है, ये सब यूज में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज कम सप्लाई देगा, जैसे जैसे अप करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई देगा। आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इससे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज निकाल पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मशीन होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इनफैक्ट आप सबके कॉलेज में भी होगा, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, तो लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर तो वो लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं और इस हाई वोल्टेज साइड को से हम लोग सप्लाई देते हैं। और किस तरह से अरेंजमेंट है ये सब भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉट मीटर है। ठीक है, तो अरेंजमेंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी हम लोग सेम सीरीज पैरामीटर्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि भाई अब देखिए ना, आप ही समझिए ना, यहाँ से जो हमारा वोल्टेज जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो जाएगा वोल्टेज, अब ये तो है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट पाथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारा वोल्टेज तो शॉर्ट सर्किट पाथ में जीरो हो जाता है ना, एकदम जीरो हो जाता है, तो भाई जीरो हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट पाथ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमारा हो जाएगा अगर जीरो, यानी कि यहाँ से यहाँ हमारा E1 भी तो होता है, तो E1 भी हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, E1 भी हमारा हो जाएगा जीरो। तो हम लोग सिंपल इस वोल्ट मीटर से इस पैरामीटर पे यहाँ पे वोल्टेज डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर क्यों लगाए हैं, एक वोल्टेज हमारा इस ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रहा होगा,
सपोज कीजिए कि वो वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट अगर आ, मान लीजिए 400 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी ये सारे जो लॉसी एलिमेंट है, अभी तो ये वोट मीटर है, इसके पहले जो ये सारा कंडक्टर है ना, इसका अपना रेसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, वाइंडिंग वगैरह सबका अपना अपना रेसिस्टेंट होता है। तो सबको अगर आप जोड़ के चलेंगे तो यहाँ पे आते आते इस वोल्ट मीटर पे हमारा वोल्टेज घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा। तो भाई ये हमारा जो E2 होगा बेसिकली उसी को तो ये दिखा रहा होगा, E2 इज इक्वल्स टू V, ये वोल्ट मीटर उसी को दिखाएगा। अगर यहाँ पे ये E2 हमको 200 वोल्ट दिखाता है तो हम मान लेंगे ना कि हमारा 200 वोल्ट यहाँ पे लॉस हो गया। भाई 400 माइनस 200 हम मान लेंगे ना 200 लॉस हो गया, ठीक है। तो 200 वोल्ट हमारा अगर लॉस हो गया तो भाई वोल्टेज पता है, ठीक है, और करंट हमें इस एमीटर से मिल जाएगा, रेसिस्टेंट वगैरह भी हमें पता ही होता है, बेसिकली देख सकते हैं। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई टोटल लॉस कितना होता है। अब इसको बहुत डेप्थ में जाएंगे तो फिर कोई फायदा है नहीं, आपके सेमेस्टर में उतना रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत इनफ जाके मैंने आपको बता दिया है। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़िए और ये स्टेटमेंट आप अपने पेपर में लिख के आएंगे, ये सर्किट आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सारी चीजें जो हमने आपको समझा दिया है वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हम लिख भी देते हैं ताकि आप अपने आंसर को मेंटेन कर पाए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली ये यहीं तक आज का लेक्चर हम लोग रखेंगे, ये हमारा आखिरी टॉपिक था और यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर खत्म हो जाता है। भाई हमारा जो ट्रांसफार्मर इतने दिन से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था ना, उसको हमने निपटा दिया 10 लेक्चर में। तो आपको खुश होना है तो खुश हो जाइए, मैं तो खुश हूँ। तो भाई ट्रांसफार्मर खत्म, ट्रांसफार्मर खत्म। कौन सा ट्रांसफार्मर भाई? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर खत्म। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर खत्म, अभी 3 फेज का चक्कर बाकी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने की आवश्यकता है। अब सिलेबस देख लीजिए, मैं चाहूँगा कि एक नज़र आप सिलेबस पे देख लें। अब बेसिकली हमारा सारा पॉइंट कवर हो गया। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जानते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप के बारे में, कंस्ट्रक्शन जानते हैं, ये सारे चीज़ जानते हैं भाई। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल बता दिया, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बता दिया, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का देख लिया, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका डेरिवेशन ईएमएफ इक्वेशन का सब चीज़ देख चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेटिंग देख चुके हैं ना, लोड, नो लोड, फेजर डायग्राम, लीकेज रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट एंड रिएक्टेंस, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ये OC/SC आज हमने देख लिया, ठीक है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ऑल डे एफिशिएंसी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ट्रांसफार्मर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, सारी चीजें डन है मेरी ओर से। अब आपकी तैयारी बाकी है। अब आप ये निर्धारित करेंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप अभी तक जुड़े हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस इंटायर सीरीज में आप उसी एंथुजियाज्म के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप लोग इतना प्यार देते हैं लेक्चर्स को, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक किया कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए। जितने भी नोट्स होते हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। आगे चल के आप मुझे बताइए तो मैं क्या करूँगा, इसका एक सिंगल नोट, एक सिंगल PDF में कंबाइन नोट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आपको उपलब्ध करा दूंगा, इवन सारे ही यूनिट का उपलब्ध करा दूंगा। तो क्या होगा कि आप अगर प्रिंट आउट वगैरह करवाना चाहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं पोल डाल दूंगा, आप मुझे कम्युनिटी में रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा तो उस हिसाब से मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।